अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, बहुत ज़हीन किस्म के लोग होते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो तरक्की करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही जवां साल शख्सियत से जिसने बहुत यंग एज में बहुत तरक्की की, कामयाबी की बहुत मनाज़िल तय की। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं और एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, एक एयरलाइन कंपनी के मालिक हैं और इसके साथ साथ मेडिसिन कंपनी के मालिक हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एक बहुत ही हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं, मलक तहसीन अवान। आइए आपकी मुलाकात करूँ। हम मलक तहसीन अवान साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए लिए चलें। जी, कैसे हैं अवान साहब? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, बड़ी यंग एज में अल्लाह ताला ने आपको बड़ा रूज दिया, बड़ी तरक्कियां दी और एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी बने। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी आपका जो कारोबारी हवाले से आपकी जो कामयाबियां हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट्स और पॉलिटिक्स भी आपका हवाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी तरक्की की है, लेकिन इतनी यंग एज में इतनी कामयाबियाँ कम ही लोगों के हिस्से में आई हैं। इसके पीछे क्या राज है? क्या मेहनत है आपकी? किसी ख़ास शख्स का हाथ है? किस तरह यहाँ तक पहुँचे? डॉक्टर साहब, पहला तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सब मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। जब मालिक आप पे मेहरबान होता है, अपना करम करना चाहता है, तो फिर आप पे करम के दरवाज़े खुल जाते हैं। माशाल्लाह। तो ये जो जैसे आपने फरमाया डॉक्टर साहब, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया 2002 में। 2008 में मैंने शादी की। सैयदा हुमा बतूल मेरी मिसेज़ हैं। वो ख़ुद एक बहुत जी, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, जी, उनका वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जी, बहुत बड़ा नाम है। जी, बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक इंडिपेंडेंट खातून है। 2008 में जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद हमने प्लान किया कि हमें कोई बिज़नेस करना चाहिए, प्रॉपर बिज़नेस करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2011 में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान किया। पाकिस्तान में जो 4th जनरेशन एंटीबायोटिक बनाने वाली फैक्ट्री है, वो वेंटेज लेबॉर्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो हमने 2014 में लगाई। उसके अलावा फिर 2022 में 21 के एंड पे हमने एक एयरलाइन लॉन्च की, अलवीर एयरवेज़ के नाम से। इसी तरह ये जो आपके सामने फेस्को का ओहदा है, इसके लिए मैं बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ अपने कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने हमेशा बड़े भाइयों की तरह मुझ पे शफ़क़त की। सियासी सफ़र जो है वो 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुझे पहली दफ़ा टिकट दिया। उसके बाद 2015 में मैं चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब हुआ। फिर 2018 में मुझे PMLN की तरफ से नेशनल का टिकट दिया गया, कौमी असम्बली का। 2018 के इलेक्शंस में कुछ ऐसे मामलात हुए कि पार्टी ने मुझे बुलवा के कहा कि आप यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। आपकी एयरलाइन कब लॉन्च हो रही है? वो हमारी एयरलाइन जो है ना जी, देखें, हमने इसमें ना जी मुल्क के लिए बड़ा काम किया। अलवीर एयरवेज़ वो पहली एयरलाइन है जिसने ख़ुद से पैसा इन्वेस्ट करके कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए और हमने दुनिया के 3 बेहतरीन मॉडल्स को स्टडी करवाया, जिसमें टर्की था, जिसमें मलेशिया था, इंडोनेशिया था,
कि हम एक टूरिज़म प्लान करना चाह रहे थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक लव लैंड है और पाकिस्तान एक पीस लैंड है, तो हमें टूरिज़म प्रमोट करना चाहिए। दूसरा डॉक्टर साहब, हमने जब दुनिया के मॉडल को स्टडी किया तो ये देखा कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में तरक्की हुई है वहाँ पे एयर ट्रैवल का हब बना है। अलवीर एयरवेज़ पाकिस्तान की पहली एयरलाइन है जिसने पहला लाइसेंस फॉर टूरिज़म ऑपरेशन के लिए लिया, गुड, TPRI। वेरी गुड। और हमने उस पर इतनी मेहनत की, इतना काम किया, लेकिन बदनसीबी से उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो PTI की थी। हमने बड़ी कोशिश की कि हम चीज़ों को मैनेज करवा सकें, लेकिन वो मैनेज नहीं हुई। तो एयरलाइन की लॉन्चिंग जो है वो इस 2 वजूहात से रुकी रही। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी, सेकेंडली देखें एयरलाइन बिज़नेस जो है ना जी, वो टोटली आपका डॉलर पे बेस करता है। तो हम जब बिज़नेस मॉडल बनाते थे, जो हमने बिज़नेस मॉडल बनाया 186 पे, तो जब हम एग्जीक्यूट करने जाते थे तो डॉलर होता था 260 पे, 280 पे, तो चीज़ें ऑलमोस्ट डबल हो जाती थी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये एयरलाइन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना चार्टर प्लान है। हम चार्टर सर्विसेज हमने शुरू की हुई हैं जिसमें, और ये पाकिस्तान की पहली एयरलाइन है जिसके पास एग्जेक्टिव प्लेन्स मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम लोग जानना चाहेंगे व्यूअर्स हमारे कि आपका बचपन कैसा गुजरा? देखें, बचपन जो है वो मेरा ख्याल है कि सभी का एक खूबसूरत होता है, एक बेहतर होता है। मेरा भी मेरा ख्याल है वैसा ही होगा। डॉक्टर साहब शरारती थे, कैसे थे? डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। मेरी जब मैं 7th क्लास में था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। तो दुनिया में मैंने जो सबसे मुश्किल चीज़ या इम्तिहान पाया है वो मैंने यतीमी को पाया। मैंने देखा है कि दुनिया में यतीमी से बड़ी कोई मुसीबत और कोई इम्तिहान नहीं होता। बहुत स्ट्रगल है आपकी माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने बरकत भी डाली, आपको तरक्की दी, कामयाबियाँ दी, अरूज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको नाम, शोहरत, सब कुछ मिला आपको। अच्छा, लेकिन फिर भी बचपन में कुछ वक्त बच्चे जो होते हैं कोई वक्त निकाल ही लेते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहे मुख्तलिफ तरह? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखें, जब आप, मैंने ज़िंदगी में ना जी, मैं ये आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ जी, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई गेम नहीं खेली। लोग क्रिकेट, मुझे आज तक क्रिकेट का ही नहीं पता। मैंने डॉक्टर साहब ना कभी क्रिकेट देखी और ना कभी क्रिकेट खेली। मुझे अल्लाह ने मुझ पे करम किया, मैं 2014 में इस्लामाबाद क्लब का मेंबर बना। तो फिर मैंने एक शौक़ जो मेरे दिल में था वो मैंने पूरा किया, और वो शौक़ ये था कि जब मैं कुरान पाक पढ़ता था तो मैंने देखा कि अल्लाह की ज़ात, जब घोड़े का ज़िक्र हुआ तो अल्लाह की ज़ात ने घोड़े की इतनी कस्में खानी शुरू की कि वो इतना बड़ा रब है कि वो रब उसकी कस्में खाता है, उसकी पशानी की फ़तह की, उसके चलने की, उसके पाँव से निकलने वाली चिंगारी की, उसकी धूल की जो उसके पाँव से उड़ती है, और उसका जाके दुश्मनों में घुस जाने की। तो डॉक्टर साहब, मैंने फ़ैसला किया कि मैं राइडिंग और पोलो शुरू करूँगा। लेकिन क्योंकि मेरी मिसेस का एक ऑलरेडी, वो सादात घराने से हैं, वो ऑलरेडी पोलो खेलती थी, तो वो हमने 14 में फिर अपने घोड़े इस्लामाबाद क्लब में रखे। तो 14 से मैंने फिर पोलो खेलना शुरू की। अच्छा, वेरी गुड। एक आपको शूटिंग का भी शौक था? शूटिंग का मुझे शौक, ये जो शूटिंग, जी शूटिंग, तो ये क्लब ज्वाइन किया था इसके लिए? इसके लिए जी मैंने एक गन क्लब था इस्लामाबाद में, ये मुझे पहले से ही शौक़ था क्योंकि मेरे वालिद साहब को वेपन्स का बड़ा शौक़ था। तो ये जो शौक़ है ये मुझे मेरे वालिद की तरफ से मिला।
जी, अवान साहब का घर है, नाश्ते की मेज़ है और उनका बड़ा एक रॉयल लुक वाला दस्तरखान, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, पूरे घर के दरो दीवार और उसमें जो सजा सामान है और उसकी जो तरतीब है वो इनके आला ज़ौक़ की आयनादार है। अभी हम नाश्ते की मेज़ पे हैं तो इनके खाने पीने की आदत के हवाले से बात करते हैं। इनकी अहलिया मोहतरमा आज उनकी चूँकि इस्लामाबाद में मसरूफ़ियात हैं वो मौजूद नहीं हैं, उनके कज़न मौजूद हैं ताहिर अवान साहब, उनसे बात करेंगे और आज जानेंगे कि अवान साहब खाने में क्या पसंद करते हैं, नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लंच, डिनर और यूजुअली जब भी कभी मौका मिले तो उनका क्या कुछ इनको पसंद है। क्योंकि बाज़ाहिर तो बड़े फ़िट हैं, तो जितने खाने पड़े हुए हैं अगर ये खाना शुरू कर दे तो इतने फ़िट रह नहीं सकते, इसलिए जानते हैं। वहाँ साहब, एक तो फ़िटनेस का राज क्या है, दूसरा इतने खाने के बावजूद कैसे फ़िट रहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि उतना ही खाऊँ जिससे मैं ज़िंदा रहूँ। तो एक तो ये मेरी हैबिट है कि मैं कम ही खाना खाता हूँ। दूसरा, जो खाने में आपने पूछा है कि खाना तो देखें हर बंदे को पसंद है और ये अल्लाह की नेमतें हैं, तो इनको एंजॉय भी करना चाहिए। तो मुझे जो पाकिस्तानी खाने हैं उसमें आलू गोश्त मुझे बड़ा पसंद है, शोरबे वाला, और उसके साथ मुझे वाइट राइस बड़े पसंद हैं। फिर मुझे कड़ी जो है वो बहुत मुश्किल ही हमारे घर में बनती है, वो भाईजान ताहिर की मिसेस, मेरी बहन जो है वो मुझे बना के भेज देती हैं वो, और वाइट राइस मुझे बड़े पसंद हैं। बाकी सर अल्लाह की ये सारी नेमतें हैं जो मेरा रब जो है वो जो टेबल पे होता है। आपने कभी वो साग और मक्खन के साथ मकई वाली रोटी? आज हमने साग और वो रखा हुआ है। नहीं, आप खुद भी खाते हैं? मैं खुद भी खाता हूँ जी। इन देसी खाने आपको पसंद है? मुझे देसी और टर्किश। तो कितने बजे आपके दिन का आगाज़ हो जाता है? जब से मुझे मेरे अल्लाह की ज़ात ने मुझे शऊर दिया, मेरी ज़िंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, तो मैंने हमेशा, मैं सारी ज़िंदगी फजर की नमाज़ पढ़ के सोया हूँ और 10 o'clock मैं उठ जाता हूँ और उसके बाद मैं अपने काम शुरू कर देता हूँ। बल्कि मेरे बारे में मेरी फैमिली ये कहती है कि तहसीन ने सारी ज़िंदगी जिस डेट में सोया है उसी में उठा है, कभी ये नहीं हुआ कि वो किसी पुरानी डेट में सोया और नई में उठा हो। अच्छा, खाने कभी खुद भी बनाने का आपको मौका मिला? नहीं, मैं इस मामले में जी बिल्कुल नकम्मा आदमी हूँ। मैं कुछ भी नहीं बना सकता? नहीं, मैं चाय बना लेता हूँ। चाय बना गुड। हाँ, और वो भी मैंने चाय जो है वो शादी के बाद ही सीखी। अच्छा। कि अक्सर वो चाय मैं बना लेता हूँ जी। ताहिर अवान साहब आपके भाई हैं, मलिक तहसीन अवान साहब आपके कज़न हैं, बहुत बचपन से ही एक दूसरे को जानते होंगे। कैसा पाया आपने इनको, इनकी आदत, इनके एतवार, ये कैसे नौजवान थे? देखें डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये मेरा दोस्त है, दोस्त के बाद ये मेरा अजीज़ है, मेरा कज़न है। इसमें जो मैंने सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, आप तहसीन को किसी भी महफ़िल में बैठा दें, किसी भी महफ़िल में बैठा दें, ये वहाँ अपनी जगह खुद ही बना लेता है। वाह। और दूसरी इसमें जो मैं ख़ामी मैं समझता हूँ इसमें है, इसने अपने बिज़नेस में, दूसरी चीज़ों में इस कदर ये मसरूफ़ हो गया है और इतना इसके पास टाइम नहीं होता कि ये किसी फैमिली के मेंबर की कॉल भी ये अटेंड करे। तो ये बाद में रात में कॉल करता है कि जी वो ये बात थी, ये करना थी। जद्दोजहद वाली लाइफ में कहीं कोई अपनी ज़ात के लिए वक्त निकला
कभी रोमांस का मौका मिला हो ज़िंदगी में? रोमांस जो है ना जी, मोहब्बत जो है वो आपको ज़िंदगी की और दुनिया की हकीकत के पास लेके जाती है। मोहब्बत इंसान को अपने रब की तरफ और दुनिया की तरफ कन्वर्ट करती है। फेस्को हेडक्वार्टर पहुँचे हैं, जहाँ चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान फेस्को अफसरान और अहलकारों के साथ मुलाकात करेंगे और इसके बाद मुख्तलिफ शुबाजात का दौरा करेंगे। आइए आपके लिए। अवान साहब, फेस्को पाकिस्तान की बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में इसका जो नंबर है वो पहले नंबर्स में आती है और इसके एक साबिक सीईओ को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। और जब से आपने इक़्तिदार संभाला या चार्ज संभाला, आपने भी इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर पे वर्कर्स और जो फेस्को अहलकार हैं, अफसरान हैं, उनकी भी फलाह व बहबूद के लिए आपने बड़ी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। 50 लाख से ज़ायद सार्फिन वाली इस कंपनी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपने आने के बाद क्या कंट्रीब्यूट किया है इसकी बेटरमेंट के लिए? डॉक्टर साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि फेस्को अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पाकिस्तान की एक लीडिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है और लीडिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होने के साथ साथ हमें एक और एजाज़ हासिल है कि जितनी आपकी टेक्सटाइल है उसका मेजर शेयर जो है वो फेस्को के पास है। फिर आपकी सीमेंट कंपनीज़ का शेयर हमारे पास है। जब मैं आया फेस्को में, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुझे अपॉइंट किया, तो जब मैं यहाँ आया, मैंने चार्ज लिया, तो मैंने जब अपनी कंपनी का ओवरव्यू लिया तो मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो मेरे लिए जो चैलेंज था वो यहाँ पे जो हमारे लाइन लॉसेस हैं वो थे, और मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ और मुझे ये बताते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी महसूस होती है कि मेरे चार्ज लेने के बाद फेस्को में 9 नए ग्रिड स्टेशंस लगे। हमने 9 नए ग्रिड स्टेशंस लगाए, 1700 किलोमीटर की हमने नई लाइंस डाली और हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे इतना फोकस किया कि मैंने 6 मंथ में जो इंटरनेशनल लाइन लॉसेस होते हैं 8.5, हम उससे भी नीचे चले गए। और नेप्रा ने जब पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ को इनवाइट किया तो उन्होंने हमारे बारे में जो रिमार्क्स दिए वो मेरे लिए बहुत ही ऑनर के थे। उन्होंने कहा कि फेस्को वो कंपनी है जिसको एज़ केस स्टडी ऑक्सफोर्ड में जाना चाहिए। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ही बारिश या एक तेज़ आंधी आपके पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिला के रख देती है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो अरबों रुपए माहाना कमाती हो, उसका निज़ाम तो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ही है। इसमें डॉक्टर साहब 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स हमें आए। एक तो आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चार्ज लिया तो उसके फ़ौरन बाद रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान में हमने लाइट ऑफ नहीं होने दी। डॉक्टर साहब, मैं अफ्तारी के बाद अपने निकल जाता था और सहरी मैं किसी न किसी सब डिवीज़न में करता था। जो बात आपकी है कि जो कहीं बारिश या आंधी या इस तरह का कोई मसला होता है तो लाइट बंद हो जाती है, उसमें जो हमारी टेक्निकल फॉल्ट्स थे
वो हमारे जो फीडर्स थे या हमारी लाइंस जो थी, वो जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे, हमने उनको अब इतना खींचा हुआ है कि हमने कॉमिंग स्टार्ट करवाई हुई है, ट्री जो ये कटिंग है वो स्टार्ट करवाई हुई है। उसमें जो हमारी तरफ से मुझसे पहले जो स्टाफ की नेग्लिजेंसी थी, हमने उस पे 100% काम शुरू किया हुआ है। जब मैं आया हूँ तो हमारे पास 16,000 के करीब ट्रांसफार्मर 2 फेज़ थे। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स में से हम एक साल में इन सारे ट्रांसफार्मर्स को कंप्लीट 3 फेज़ कर देंगे। मैंने आके वो आउटसोर्स किया। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर फेस्को हेडक्वार्टर में ये एक बहुत ही अहम कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम या कंट्रोल सेंटर जो है, इसके ज़रिए पूरे फेस्को की बिजली को मॉनिटर किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है कि इस वक्त कहाँ क्या सिचुएशन है, कितनी खपत हो रही, क्या डिमांड है, और पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है। अवान साहब से मज़ीद जानते हैं इससे। इसमें ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है। इसमें हम ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जैसे हमारी इस वक्त डिमांड है वो 1136 मेगावाट है, और इस वक्त 1121 जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ इसमें फीडर्स जो आपको बंद नज़र आ रहे हैं, वो फीडर्स मेंटेनेंस की वजह से हमने ऑफ़ किए हुए हैं। इस पे हम सारा मॉनिटरिंग चेक कर रहे होते हैं अपने फीडर्स की, अपनी लोड की, मैनेजमेंट की, कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो सारा स्क्रीन्स के ऊपर आपका रियल टाइम चल रहा होता है। फेस्को हेडक्वार्टर में मौजूद फेस्को पीआर डिपार्टमेंट जो है उस पहुँचे हैं। ताहिर महमूद शेख डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन इसके हेड हैं, और यहाँ से पूरे मीडिया को किस तरीके से इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, यहाँ की एक्टिविटी के बारे में। वो यहाँ पूरा ये वो ऑफिस है जहाँ से पूरे फेस्को के तमाम एक्टिविटी के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया जाता है। फेस्को हेडक्वार्टर में कायम कस्टमर केयर सेंटर पहुँचे हैं। इस तरह के कस्टमर केयर सेंटर इससे हट के भी मुख्तलिफ़ जगहों पे कायम है। डिटेल्स अवान साहब से पूछेंगे कि इस तरह के जो सेंटर बनते हैं उससे सार्फिन को कितनी सहूलत मिलती है। डोगर साहब, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने अपना कस्टमर सर्विस सेंटर बनाया। इससे आपको एक सिंगल जगह पे इस ऑफ़िस में आपके तमाम फेस्को से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। और इसको हमने ये जो ऑफ़िस है या ये जो हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है, ये हमने फेस्को के तमाम अज़ला में जो है उसकी मंजूरी दी हुई है और इन पे काम हो रहा है। और ये इनिशिएटिव आपका है? जी, मेरा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे दिन रात हम काम कर रहे हैं, और ये 24/7 जो है ये ओपन होता है। ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया क्या है? ये मैच्योरिटी, ये खालसियत जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये रूह की पाकीज़गी, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये महज लफाजी नहीं हो सकती। तो ये कब, कैसे, किस तरह से आपकी शख्सियत में रच बस गई?
डॉक्टर साहब ये एक पूरी एक ट्रेनिंग होती है जो मेरे रब की तरफ से की जाती है। इंसान अपनी ट्रेनिंग खुद नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं जब सीधा रास्ता दिखा देता हूँ तो फिर मैं आपको ट्रैवल करवाता हूँ उस रास्ते पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके लिए आपको बड़े इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली देखा और मैंने ये चीज़ें फ़ील की, उसके पीछे जो सबसे बड़ा आंसर था ना वो यतीमी थी। तो मैं एक यतीमी के प्रोसेस से गुज़रा। मुझे मेरे रब ने, फ़ैसले अल्लाह के हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर शख्स ने, हर चीज़ ने जिसमें जान है उसने उसका अंजाम है कि उसने ख़त्म होना है। शाहकोट सांगरा हिल रोड पर वाक़या मलिक तहसीन अवान साहब के गांव सरहाली पहुंचे हैं। ये उनका आबाई गांव है जो आज यहाँ एक बहुत बड़ा उनका डेरा है जो हर वक्त यहाँ उनसे मिलने वालों का तांता बंदा रहता है। इस वक्त आज प्रोग्राम है तो आज ख़ुसूसी तौर पर इस डेरे पर हम आए हैं। आइए। भाई गांव आते हैं तो उस वक्त तो जज्बात कुछ और तरह के होते होंगे। कैसा लगता है सरहाली आना? देखें सर, ये मेरी रूट्स हैं। यहाँ मेरे वालिद दफन हैं, उनकी कब्र यहाँ पे है। तो मेरा एक नेचुरल लगाव है इस जगह से, क्योंकि मैं पैदा यहाँ हुआ। फिर मेरी ज़िंदगी की जो मेरे नज़दीक तरीन और ख़ूबसूरत तरीन हस्ती मेरे वालिद हैं वो यहाँ पे मदफून है। मैं ये फार्म हाउस जो है वो पाकिस्तान के हर उस शहर में बना सकता था जहाँ मेरा दिल करता। मैं इस्लामाबाद में फ़ार्म हाउस बना, मेरे पास इस्लामाबाद में बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स हैं, लेकिन आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे ये फ़ार्म हाउस डिज़ाइन किया। मैं ये चाहता था कि मैं और हमारी नस्लें जो हैं उनका ताल्लुक़ और लगाव इस इलाके से, इस गांव से कभी ख़त्म ना हो। तो मैंने उनके लिए, देखें फ़ी ज़माना आपको, आपके बच्चों को वो तमाम फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं जिसमें उनकी परवरिश होती है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमने ये 7 बेडरूम्स यहाँ पे हमने बनाए हैं। अभी हम इसमें और बना रहे हैं। इसमें हम कवर्ड पूल बना रहे हैं। इसके साथ हम अपना पोलो क्लब बना रहे हैं, गोल्फ़ कोर्स बना रहे हैं। और ये कोई 45 कनाल के ऊपर ये जो फार्म हाउस है ये डिज़ाइन हुआ है। इसके बेहतरीन लॉन्स हैं। यहाँ की शामें बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ सुकून है, यहाँ की सुबह बड़ी खूबसूरत है। जब आप आके यहाँ कभी रहें तो आप फ़ील करते हैं कि आप नेचर के करीब हैं। हमारे साथ सज्जाद साहब भी मौजूद हैं जो बिल्कुल हकीकी भाइयों की तरह हैं अवान साहब के। उनसे जानते हैं कि वो मलिक तहसीन अवान साहब के हवाले से क्या कहते हैं। सज्जाद साहब कुछ कहिए। ये मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल ये रियली भाइयों से भी आगे हैं, और मैं इनका छोटा भाई हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे इनसे आगे और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये सबसे अच्छे मेरे भाई हैं। अवान साहब की कोई ख़ास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? इनकी ख़ास बात यही है कि हर तरह के इंसान को मिलते हैं और इनसे मिलने के लिए किसी चीज़ की परमिशन लेनी नहीं पड़ती। आपकी तबीयत की दरवेशी को ज़ाहिर करती है ये बात। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग तो इस तरह के होते हैं जिनके साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकता बंदा। आप हर एक को वक्त देते हैं, हर एक से मिलते हैं। आपको भेजा जाता है या आपको बुलवाया जाता है। तो जो मेरे पास आता है उसको या भेजा जाता है, और अगर मुझे कहीं भेजा जाता है तो मुझे बुलवाया जाता है। तो जो शख्स आपके पास पहुंच जाए
आपको अल्लाह की ज़ात ने अगर किसी के लिए सबब बना दिया है तो इससे बड़ी आपके लिए क्या ऑनर हो सकती है। एजाज़ अली नाइक साहब भी यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ज़्यादा मुतासर हैं मलिक तहसीन अवान साहब से, और ये उनकी शान में कुछ कसीदा कहना चाहते हैं। और ये इनका अपना अंदाज़ है जो बड़ा पॉपुलर है, बहुत से लोग पसंद करते हैं जिस अंदाज से ये गाते हैं। ज़रा शुक्रिया जनाब। जी पंजाबी में मैंने लिखा है, तो हमारे भाई आपको पता है, नाजरीन को भी पता है कि ये बीओडी चेयरमैन बने हैं, तो पंजाबी में मैंने लिखा है, तो समात करें। बीओडी दा लाड़ा सजणों ए फेस्को दी शान, बीओडी दा लाड़ा सजणों ए फेस्को दी शान, मलक तहसीन अवान, मलक तहसीन अवान, मलक तहसीन अवान। बीओडी दा लाड़ा सजणों ए फेस्को दी शान, मलक तहसीन अवान, मलक तहसीन अवान। मलिक तहसीन अवान साहब की अहलिया मोहतरमा के हवाले से भी कुछ कलाम कहा है इन्होंने, वो भी सुनते हैं। साडी लीडर है सैयदा हुम्मा सज्जणों, सारे हलके च पै गईयां तुम्मा सज्जणों, सारे हलके च पै गईयां तुम्मा सज्जणों। नाम सैयदां दा जपना है बई एहो दर अपना है, नाम सैयदां दा जपना है बई एहो दर अपना। कानू सज्जे खब्बे खपना है बई एहो दर अपना है, नाम सैयदां दा जपना है बई एहो दर अपना है। अच्छी गन्ने रखना भी अवान साहब का एक शौक़ है। उन्होंने बाकायदा इसकी तरबियत ली है और इस्लामाबाद गन क्लब के वो मेंबर भी हैं, और आज हमें वो ये शूटिंग का मुजाहरा करके दिखाएंगे और देखते हैं कि उनका निशाना कितना पक्का है। अब तक तो वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं जिस तीर जो होता है वो भी निशाने पे लगता है, और जो जिसे शूट करते हैं वो पूरा निशाने पे चीज़ लगती है। वो चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो और चाहे ऑफिशियल मैटर्स हों, जिसको निशाने पे लिया तो पूरी तरह लिया। आज इनका दूसरा निशाना देखते हैं कि वो कैसा रहता है। हो ही गए। आपकी अहलिया मोहतरमा एक वर्किंग लेडी हैं, बिज़नेस करती हैं, अब पॉलिटिक्स में आने का इरादा है उनका। ये शिफ्ट ये कैसे इस तरफ आने का इरादा हुआ? अब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का प्लान कर रही हैं, तो किस तरह से ख्याल आया कि आप बिज़नेस से शिफ्ट इधर हो जाएं पॉलिटिक्स की तरफ? वैसे तो पाकिस्तान में ये एक रवायती ये मुसलसल एक तसलसल चला आ रहा है, एक रवायत है कि बिजनेसमैन बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो आपके साथ ये मामला जो आपकी मिसेस के साथ वो किस तरह से हो रहा है? इसमें वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वो एक प्रोफेशनल लेडी हैं। वो एक प्योरली बिजनेस वुमन है, वो हाउसवाइफ नहीं है, शुरू से ही वो हाउसवाइफ नहीं रही। उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, फिर उसके बाद और ये ट्रू स्टोरी है कि जब मैं और वो कराची एक शादी में गए तो हम वापस आ रहे थे तो फ़्लाइट लेट हो गई। जब फ़्लाइट लेट हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये 5 घंटे बाद फ़्लाइट जाएगी, तो वहाँ से एक दूसरी फ़्लाइट जा रही थी। वो जिस एयरलाइन की फ़्लाइट थी, मैंने उस एयरलाइन के जो हम ऑनर हैं, एमडी हैं,
वो हमारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि हम कराची एयरपोर्ट पे हैं, तो जिस फ़्लाइट पे हम जा रहे थे वो लाहौर में ग्राउंड हो गई है, तो आपकी फ़्लाइट जद्दा जा रही है, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से जद्दा, तो हमने इस्लामाबाद ट्रैवल करना है। तो उन्होंने कहा आप रुकें, अभी आपको स्टाफ ले लेता है। तो वो हम हादसाती तौर पे उस एयरलाइन में हमने ट्रैवल किया। जब हमने ट्रैवल किया तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि यार कितना लोग जलील हो रहे हैं इस मुल्क में एयर ट्रैवल के लिए, तो हमें भी एयरलाइन बनानी चाहिए। ये फ़ैसला हमने उस एयरपोर्ट पे बोर्डिंग कार्ड लेने से जहाज़ में बैठने तक किया, और जब हमने इस्लामाबाद लैंड किया तो हमारी पहली बिज़नेस मीटिंग जो थी वो एयरलाइन के लिए हुई। जी, सरहाली गांव से चले तो शाम के साए ढल रहे थे। अभी हम कुरडेवाला जड़ावाला रोड के एक गांव सौचक रुड़का पहुंचे हैं, तो रात के गहरे साए, गहरे बादल, या यूँ कह रहे हैं कि गहरे अंधेरे छाए हुए हैं, बहुत अंधेरा है, और इस गांव में बहुत सकूत भी है, और इस सकूत की वजह से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंज रही है। बहुत जोश व जज्बा पाया जा रहा है। ये वो गांव है सौचक रुड़का, जहां से 2015 के इंतखाबात में पहली बार मुंतखब हुए थे चेयरमैन यूनियन काउंसिल मलिक तहसीन अवान। आज उनके एजाज़ में यहाँ की जो अराई बरादरी है और गुजर बरादरी, उन्होंने एक अशाइये का अहतमाम किया है। आप देख सकते हैं कि मलिक तहसीन अवान के इस गाँव पहुँचने पर कितना जोश व जज्बा पाया जा रहा है, कितनी फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जा रही हैं, ढोल की थाप पे रक्स हो रहा है, और देखें कितना ढोल ढमक्का है और लोगों में जोश व जज्बा कितना ज़्यादा है। आइए आप मज़ीद जलसे की तफसीलात देखिए। मलिक साहब, आखिर में आप हमारे व्यूज़ के लिए कोई मैसेज देना चाहें, ख़ास बात जो आप समझते हो कि प्रोग्राम में अभी तक मिस हो, कोई मैसेज जो व्यूअर्स के लिए हो कि उनको कैसे लाइफ गुजारनी चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए, क्या ख्यालात, क्या सोच, क्या कन्वे करना चाहेंगे आप? मैं ये सिर्फ़ ये गुजारिश करूँगा कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने ही संवारना है। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, इलेक्शन होने जा रहा है, आपका जो भी फ़ैसला हो वो फ़ैसला आपने करना है। आप सही बंदे को चुनेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे निकलेगा, ये मुल्क की तमीर और तरक्की आगे होगी, इस मुल्क में रौनकें आएंगी, रोशनियाँ आएंगी। तो मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेरा रब हमारे मुल्क में रोशनियों की वो बहार लेके आए, रोशनियों के वो मनार उजागर करे कि इसकी रोशनी सारी दुनिया में फैल जाए। और लोगों को मेरे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने हमसाओं के लिए, और जिनको आप नहीं भी जानते उनके लिए भी आसानी पैदा की कोशिश करें। नाज़रीन, ये थे मलिक तहसीन अवान, चेयरमैन फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मुल्क के मुमताज़ सनतकार भी हैं, मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, और हमने इनका तारुफ तो स्टार्ट में करवा दिया था कि किस तरह एक बहुत सक्सेस स्टोरी हैं ये भी, और इनकी मिसेज़ हुमा तहसीन अवान साहबा। आज के दिन की इनकी मसरूफियात आपने देखी, सुबह नाश्ते से लेके ये रात गए तक की तमाम एक्टिविटीज़ आपने देखी, इनके ख्यालात सुने, इनकी बातें सुनी, इनके बारे में इनके दोस्तों की राय सुनी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।